अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मौसम की खूबसूरती अपने अरूज पे है। काली काली घटाएं झूम के आ रही हैं। इतने हसीन मौसम में तो खुद ब खुद किसी के हसीन साथ का दिल चाहने लगता है। तुम्हारी कमेंट्री बंद होगी कि नहीं? फौजी ने रिसीवर पे हाथ रखकर ईमान को घूरा। तुम खुद तो 1 घंटे से फ़ोन पे खुसर फुसर किए जा रही हो और मैं बोर हो रही हूँ। फौजिया ने ईमान की पूरी बात सुनी भी ना थी और फिर दोबारा बहुत ही धीमे लहजे में मुस्कुरा मुस्कुरा के फ़ोन पर बात करने लगी। वो जल के रह गई और डेक पर फुल आवाज़ में गाना लगाकर खुद टेरेस पे जा खड़ी हुई। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि चंद ही लम्हों बाद फौजिया फ़ोन पटक कर उसके पास आ खड़ी हुई। जब इतना ही मर रही हो किसी के प्यार के लिए तो क्यों नहीं मेरी बताई हुई तजवीज़ पे अमल करती? जी मोहतरमा, मैं आपकी तरह बजरिया फ़ोन किसी से इश्क नहीं बिगाड़ सकती। ये रॉन्ग नंबर्स पे कॉल करना और हर किसी से दोस्ती करना आपको ही मुबारक हो। एक आध से तो मैं यूं ही जस्ट फॉर एंजॉयमेंट बात कर लेती हूँ। हाँ, आतिफ के मामले में मैं थोड़ी सीरियस हूँ। वो अच्छा बंदा है, सीए किया हुआ है, जॉब भी बहुत अच्छी है, बातें भी काफ़ी शाइस्ता करता है। उसके साथ मैं सीरियस हूँ। अगर उसका प्रपोज़ल आ जाए तो मैं फ़ौरन हाँ कर दूँ। आ गया उसका प्रपोज़ल? लड़के ऐसी लड़कियों से ना जस्ट फॉर इंजॉयमेंट दोस्ती करते हैं, जैसे तुम दूसरों से जस्ट फॉर इंजॉयमेंट बात करती हो। ये ऐसी लड़कियों से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई ख़राब लड़की हूँ? आजकल प्रपोज़ल आते कहाँ हैं? इसी तरह अगर हम अपने रिश्ते ढूंढ लें माँ बाप का बोझ भी हल्का हो जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें भी यही मशवरा देती हूँ, आतिफ के दोस्त से तुम्हारी बात कराऊँ। पता है क्या, मैं आतिफ से तुम्हारी बातें करती हूँ, मैंने बताती हूँ कि वो मुझे आपसे भी बात करने से बहुत रोकती है। कहते हैं अपनी दोस्त की बातों में ज़्यादा नहीं आया करो, और फिर ये भी कहते हैं कि तुम्हारी दोस्त है बहुत साफ गो और बोल्ड। आतिफ के दोस्त ने भी एक आध मरतबा मुझसे बात की है, वो भी अच्छी आदत का लगा। मैं यही सोची थी अगर हम दोनों दोस्तों की उन दोनों दोस्तों के साथ शादी हो जाए ना तो कैसा ज़बरदस्त रहेगा। तुम्हारी अपनी भी अगर शादी हो जाए तो मैं ना तुम्हें इनाम दूंगी और मुझे ना तुम माफ़ रखो। जो मेरे नसीब में होगा वो जायज़ तरीके से भी मुझे मिल जाएगा, फिर गलत राह क्यों इख्तियार करूं? माइंड मत करना फौजिया, आजकल के लड़के और लड़कियों दोनों ने फ़ोन का बहुत गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है, और लड़कियों की माएँ भी उनकी तरफ से देखो कैसे आंखें बंद किए रहती हैं। तुम इस वक्त मेरी दोस्त कम और अम्मा ज़्यादा लग रही हो। इतनी ही शरीफ बनी रहती हो तो क्यों किसी के हसीन साथ की तमन्ना हो रही थी इतने हसीन मौसम में? नसीहत हर शख्स को बुरी लगती है फौजी, सचमुच तब कर बोली। चाहना और चाहे जाना हर इंसान की फितरी ख्वाहिश होता है, इससे किसी की शराफत पर धब्बा नहीं लगता। किसी से मुझे प्यार हो, किसी का इंतज़ार हो। वो मुस्कुराते हुए से छेड़ने के अंदाज में गुनगुनाने लगी। फिर फौजिया की कमर में हाथ डाल के बोली, मुझसे नाराज़ मत हुआ करो, मेरे लिए तुम्हारा प्यार ही काफ़ी है। हाँ फौजी, काश तू लड़का होती तो हम दोनों की तलाश खत्म हो जाती। हाँ लेकिन अम्मी अगर हम दोनों के इस तरह के सीन देख लेती तो मेरी मूंछें उड़ा देती। फौजिया ने अपनी नादीदा मूंछों पे हाथ फेरा तो ईमान ने उसे मोहब्बत से दूर धक्का दे दिया। कमबख्त, मुझे सचमुच तुझसे शर्म आने लगी। चल दानी को फ़ोन करके बुलाते हैं कि कहीं आउटिंग पे चलें। भीगे मौसम में सी व्यू जाने का मज़ा ही कुछ और है। तुम जाओ, मैं यही हूँ। और हाँ, दानी को ही फ़ोन क्यों करना? फौजिया उसे घूरते हुए अंदर चली गई। ईमान और फौजिया आपस में दोस्त ही नहीं कज़न्स भी थीं। दोनों के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होने के बावजूद उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दिन भी आपस में फ़ोन पर बात ना हो तो दोनों बेचैन रहती थी। ज़्यादातर फौजिया ही इधर उधर के किस्से या अपनी मोहब्बत की दास्तानें सुनाती रहती थी। मैं अपनी दोस्त की शादी में गई थी तो फलां ने मुझे पसंद कर लिया। मैं शॉपिंग करने गई तो एक बहुत बड़े स्टोर के मालिक ने मुझे पसंद किया। रसीद पर लिखने के बहाने मेरा फ़ोन नंबर ले लिया और फिर प्रपोज़ल लेके घर भी पहुंच गया। ये और इसी तरह के बहुत से किस्से। कभी तो वो यकीन कर लेती और कभी उसे शक होने लगता कि फौजिया उसे बेवकूफ़ बना रही है। मुझे तो आज तक किसी ने इस तरह पसंद नहीं किया। हालांकि मैं फौजिया से अच्छी नहीं तो फौजिया जैसी तो हूँ। उसके दिल में अक्सर ख्याल आता। कभी कभी वो अपने इस शक का इजहार फौजिया से भी कर देती तो वो झट सबूत के तौर पर अपने चाहने वालों के गिफ्ट्स और विश कार्ड्स दिखा देती। तब ईमान को यकीन करना ही पड़ता। मुझसे आज तक किसी ने मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं किया? वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होने लगती। यह हकीकत थी कि उसकी 20 साला ज़िंदगी में आज तक
किसी ने रूबरू उससे मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। एक दो की आंखों में उसे अपने लिए मोहब्बत हलकोरे लेती नजर आई थी, लेकिन उनकी तरफ से किसी किस्म का इजहार नहीं हुआ, इसीलिए वो इसे अपना वहम समझ के नज़रअंदाज कर गई। उस रोज़ शाम को ईमान सोकर उठी थी कि आपी आ गई। ओह आपी, अभी मैं आपको याद ही कर रही थी, सोच रही थी बहुत दिनों से आपी नहीं आई, काश आ जाए। और चंद लम्हे बाद आप आ गई। अगर मैं इस वक्त कुछ छोड़ दुआ भी मांगती तो वो भी पूरी हो जाती। वो उनकी गोद से तोहा को लेके प्यार करते हुए बोली, इंसान बड़ा नाशुक्रा है, उसकी जब कोई दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है तो कहता है मैं इस वक्त कोई और दुआ मांग लेता। वाकई आप सही कह रही हैं आपी। ईमान शर्मिंदा हो गई। बाय द वे सारी साहिबा, आप कोई और दुआ कौन सी मांगना चाह रही थी? कुछ मुझे भी अपने उस राज में शरीक करें। सुफियान भाई ने उसे छेड़ा। कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी, वो जो हमारे यहाँ एक रवायती सा जुमला है। ईमान झीम गई थी। आप लोग बैठे, मैं अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। वो किचन में चाय बनाने चली गई। चाय के साथ कबाब बिस्किट्स वगैरह रख के लाउंज में चली आई, जहाँ अम्मी, सुफियान भाई और आपी से बातें कर रही थी। मौज़ूए गुफ्तगू शायद वही थी। जब भी वो लोग एकदम उसे देख के खामोश हो गए। वो समझ गई वो लोग क्या बातें कर रहे होंगे। अम्मी को आजकल उसकी बड़ी फिक्र रहने लगी थी। ये लीजिए सुफियान भाई, मेरे हाथ के मज़ेदार कबाब खाएं तो आपी के हाथ के जायके को भी आप भूल जाएंगे। उसने ट्रेन की तरफ बढ़ाई। किसने कहा इनके हाथ में जायका है? मुझे तो आज तक इस किस्म की कोई शय नज़र नहीं आई। जी हाँ, जब भी शादी से पहले दौड़े चले आते थे हमारे घर में कि फूफी जान, आपके खानों का मज़ा ही कुछ और है। शादी से पहले मैं ही तो खाने बनाती थी। खाने तो जब भी घर बद जायका होते थे, मैं खाने खाने की खातिर थोड़ी किसी और वजह से आता था। वो मुस्कुराए। शर्म नहीं आती आपको? अपनी सास का ही लिहाज करें। आपी ने अम्मी की तरफ इशारा किया, जो उनकी बातें सुन सुन के मुस्कुरा रही थी। मेरा दामाद सिर्फ दामाद ही नहीं, मेरा बेटा भी है, और हमें दोस्ती का भी रिश्ता है। मेरी तो दुआ है कि मेरा दूसरा दामाद भी ऐसा ही आए, तुम्हारी तरह हंसमुख और बेतकल्लुफ। तुम्हारे दोस्तों में कोई ऐसा हो तो तुम देखो अपनी ईमान के लिए। अम्मी फिर अपने मतलब की तरफ आ गई। ईमान ने बुरा सा मुंह बनाया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा अम्मी का इस तरह सुफियान भाई से कहना। उसका ईमान था कि जो उसके नसीब का है वो तकदीर के मुकर्रर करदा वक्त पर उसे ज़रूर मिलेगा। फूफो जान, इसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अपनी ईमान की शादी तो इंशाल्लाह इतनी अच्छी जगह होगी कि आप हैरान रह जाएंगी। इतनी नफीस तबीयत और इतनी काबिल है ये कि इसके लिए तो कोई इसी के जोड़ का बंदा होना चाहिए। लेकिन फिर भी अम्मी प्लीज़, आप किसी और टॉपिक पे बात नहीं कर सकती? वो सचमुच चिढ़ गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम शादियों में खाने की पाबंदी के टॉपिक पे बात कर सकते हैं, वन डिश के टॉपिक पे बात कर सकते हैं। बड़ी वाली बहुत महंगी पड़ी थी फुफ्फो आपको, इससे ज़रा सस्ती जान छूट जाएगी। सुफियान भाई ने कुछ इस अंदाज में कहा था कि उसकी बेसाख्ता हंसी छूट गई। आपी ने पहले घूर के एक धप लगाई और फिर खुद भी ज़ोर से हंस दी। उस रोज़ फौजिया ने उसे फ़ोन करके शॉपिंग के लिए बुलाया था। ईमान ने आपी को भी फ़ोन कर लिया, क्योंकि अम्मी लड़कियों का अकेले बाजार जाना पसंद नहीं करती थी। खाला जान यानी फौजिया की अम्मी अपनी तबीयत की ख़राबी की वजह से उनके साथ नहीं जा रही थी। आपी आधे घंटे बाद आ गई। तुमने उसे फ़ोन कर दिया था कि तैयार रहना? मैं उतरूँगी नहीं, बस हॉर्न बजाऊंगी तो आ जाए। घर में तोहा को उसकी दादी के पास छोड़ के आई हूँ। हाँ हाँ, वो तैयार होगी। ईमान ने उन्हें तसल्ली दिलाई और फिर वाकई फौजिया तैयार बैठी थी। हॉर्न की आवाज़ सुनते ही नीचे भागती आई। उसके बैठते ही किसी कीमती परफ्यूम की तेज़ महक पूरी गाड़ी में बस गई। वाइट और पिंक कॉटन के सूट में, नफासत से किए गए मेकअप और सनग्लासेस में वो काफ़ी स्मार्ट और खूबसूरत लग रही थी। उसके मुकाबले में वो दोनों बलोची कढ़ाई की शीशों वाली चादरें ओढ़े बहुत सिंपल और आम सी लग रही थी। आपी तो फिर भी हल्की फुल्की लिपस्टिक लगाया होती थी, जबकि वो बिल्कुल सादा थी। फौजिया के इस तरह नुमायां होने वाले अंदाज को दोनों ने बुरी तरह महसूस किया। बिलाखिर आपी से रहा न गया तो वो बोल ही पड़ी, फौजी, जब बाजारों में जाना हो तो परफ्यूम्स हरगिज़ नहीं लगाया करो। इतनी मदहोश कुन खुशबू कि गैर मर्द मुड़ मुड़ के देखें। ये इस्लाम में भी मना है। और कम से कम बाजार जाते वक्त ना चादर ओढ़ लिया करो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। आपी, बंदे को मौके महल की मुनासबत से तैयार होना चाहिए। तारिक रोड पर इतनी स्मार्ट और फैशनेबल ख़वातीन आती हैं कि हम अगर घरेलू से होलिये में चले जाएंगे तो खुद को बहुत ऑकवर्ड फील करेंगे। ये ऑकवर्ड फील करना तुम्हारे अंदर का कॉम्प्लेक्स है, वरना तारिक रोड पर भी बापर्दा ख़वातीन आती हैं और उन्हें वहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। आपी ने सख्ती से कहा तो फौजिया एकदम चुप हो गई, लेकिन उसकी शक्ल से लग रहा था उसे उनका इस तरह कहना बुरा लगा। ईमान ने इसको महसूस करके फौजिया को फ़ौरन दूसरी बातों में लगाना चाहा।
फौजी, तुम्हें शहबाज भाई की मंगनी के लिए सूट खरीदना होगा, मैं भी इसीलिए जा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या ले। वो उसे बातों में लगा के आहिस्ता आहिस्ता उसका मूड सही करती रही। बाजार में घूमते वक्त ईमान ने गौर किया, फौजी शॉपिंग में दिलचस्पी नहीं ले रही। थोड़ी देर बाद ही उसकी वजह मालूम हो गई, जब फौजिया ने चुपके से उसके कान में कहा कि आतिफ ने उसे यहाँ बुलाया है ताकि वो दोनों एक दूसरे को देख सकें। मैं अपनी दोस्त नजर आने का बहाना करके शॉपिंग सेंटर से बाहर चली जाऊंगी, तब तक तुम यहाँ आप ही को कपड़ों की चॉइस में उलझाए रखना। फौजी, ये क्या कर रही हो तुम? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुम में? आओ भाई, तुम दोनों में ये बहुत बुरी आदत है, चलते चलते पीछे रह जाती हो। बाद में डिस्कशन कर लेना। आप ही ने चलते चलते रुक के पीछे मुड़ के उन दोनों को घूरा। आप भी, वो मुझे अपनी एक फ्रेंड नजर आई है, मैं भी आई उससे मिलकर। तब तक आप दोनों सूट पसंद करें, फौजिया उजलत में कह के चली गई। ईमान को मजबूरन आप ही को दुकानदार की तरफ मुतवज्जो करना पड़ा। 10 मिनट से ज्यादा हो गए थे, फौजिया अभी तक नहीं आई थी। मैं फौजिया को बुलाकर लाती हूँ। उसे घबराहट हो रही थी। वो खड़ी ही हुई थी कि फौजिया आ गई। चेहरे से बहुत खुश और मसरूर दिखाई दे रही थी। बहुत पुरानी दोस्त मिल गई थी। वो उनके साथ बैठ गई। 1 घंटा मजीद शॉपिंग की उन लोगों ने। इस दौरान फौजिया ने फिर उसे चुपके से बताया कि आतिफ बिल्कुल उसकी सोचों के मुताबिक निकला। बहुत डैशिंग पर्सनालिटी का मालिक, और सबसे खुशी की बात यह है कि मैं भी उसे पसंद आई हूँ। अब वो जल्द ही इंशाल्लाह प्रपोजल भेजेगा। फौजिया का चेहरा खिला जा रहा था और ईमान से देखकर सोच रही थी कि क्या वाकई आजकल उस जैसी सीधी सादी लड़कियां लड़कों की निगाहें इंतखाब में नहीं रही, जबकि बिला वजह हंसने मुस्कुराने थोड़ा स्टाइल से बात करने वाली लड़कियां ही मर्दों को अट्रैक्ट करती हैं। फ़ोन पे रॉन्ग नंबर्स पे कॉल करके दोस्तों से बात करना और अपने लिए रिश्ते ढूंढना आजकल का मेयार ज़िंदगी बन के रह गया। अगर ऐसा है तब भी उसे सारी उम्र कंवारा रहना पसंद है, खुद को अपनी फितरत के खिलाफ बदलने के मुकाबले में। आतिफ ने आज मेरी बर्थडे पे विश कार्ड और बुके भेजा है, साथ में एक परफ्यूम भी है, अभी अभी TCS के जरिए आया। फौजिया की बर्थडे पर ईमान उसे विश करने के लिए फ़ोन किया तो उसने बताया, अरे वाकई उसकी ये हिम्मत, और खालाजान उन्होंने कुछ नहीं कहा? मैंने उनके कुछ पूछने से पहले ही बता दिया कि मेरी दोस्त ने भेजा है। उसका प्रपोजल कब तक आ रहा है? आतिफ कह रहे थे अभी अपने घर वालों को राज़ी कर रहे हैं। दरअसल उनके घर वाले उनकी मंगनी उनकी कज़न से करना चाह रहे हैं और वो खुद मेरे साथ चाहते हैं, इसलिए ज़ाहिर है कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और हाँ, वो तुम्हारा सूट सिल के आ गया। परसों शहबाज भाई की मंगनी है ना? हाँ, मैं तो कल ही चली जाऊँगी, तुम भी आ जाना, ज़रा इंजॉयमेंट रहेगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। फौजिया ने फ़ोन बंद कर दिया। बड़ी जल्दी फ़ोन बंद कर दिया, शायद किसी का फ़ोन आना होगा। ईमान सोच के रह गई। और ईमान जो ख्यालों और ख्वाबों की दुनिया में और अपने असूलों के साथ जी रही थी, सोच भी नहीं सकती थी ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। अगरचे उसका ये अकीदा और ईमान था जो उसके नसीब में है, वो वक्त मुकर्ररा पर उसके सामने ज़रूर आएगा, लेकिन उसके वहमो गुमान में भी ना था कि वक्त इस कदर अचानक इतनी जल्दी आ जाएगा। शहबाज भाई की मंगनी पर जबकि वो अपने मैरून और ब्राउन चुनरी के सूट में नफासत से किए गए मेकअप में आम दिनों से हटके बहुत मुख्तलिफ और बहुत खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि वो आमतौर पर सादा रहती थी, इसलिए कुछ ज़्यादा ही हसीन लग रही थी। तभी डॉक्टर आयश की बहनों ने उसे अपने भाई के लिए पसंद कर लिया। वो लोग शहबाज भाई की मंगेतर मलिहा के रिश्तेदारों में से थे। उन्हें ईमान इतनी पसंद आई कि वो मंगनी के दूसरे रोज़ ही उसका रिश्ता लेकर आ गई। बकौल उनके डॉक्टर आयश अमेरिका में स्पेशलाइज करके वहीं जॉब कर रहे हैं। 10 दिन बाद वो आने वाले हैं। हम काफ़ी अरसे से उनके लिए लड़कियां तलाश कर रहे थे। ईमान हम सबको बहुत पसंद आई है, इसीलिए इसका प्रपोजल लेकर आए हैं। आयश की तीनों बहनें शादीशुदा थीं। अम्मी ने उन्हें सोचकर जवाब देने को कहा। ज़रूरी तहकीकात और अजीज़ रिश्तेदारों से सलाह मशवरे के बाद उन्हें रजामंदी दे दी। उस दिन उसके निकाह की तारीख भी मुकर्रर हो गई। दोनों तरफ के बुजुर्गों के मशवरे से खाली निकाह ही किया जा रहा था, क्योंकि आयश को तो 1 महीने बाद चले जाना था। निकाह के बाद ही वो वहाँ जाकर उसका वीज़ा वगैरह भेजते। शादी पर फ़िलहाल इसलिए रजामंद नहीं हुए थे कि आयश के घर में कोई था नहीं। बहनें शादीशुदा थी, लिहाजा जब शादी के बाद भी उसे अपने घर में रहना था तो फ़िलहाल निकाह ही कराया जा रहा था। आयश के पाकिस्तान पहुँचने के तीसरे रोज़ ही उनका निकाह था। फौजिया ने तो उसका नातिका बंद कर रखा था। ईमान की बच्ची, मैं तुझसे कहती थी कि तेरा कोई भी फ्रेंड या लवर नहीं है। पता नहीं तू किस तरह ज़िंदगी गुजार रही है। अल्लाह मियाँ ने तुझे एकदम ही छप्पड़ फाड़ के दे दिया। तूने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन एक बात है, यह खाली निकाह ना मुझे जहर लगता है। बेचारे 2 बंदे बीच में ही लटके रहते हैं। इंतहा से ज़्यादा करीबी रिश्ता होने के बावजूद इंतहाई दूर रहते हैं। एक शख्स अपने पूरे हकूक रखने के बावजूद अपनी मनकूहा को छू भी नहीं सकता।
ویری بیڈ. بس یہیں سے نا سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے. مجھے تو لگتا ہے مجھ سے زیادہ نا تجھے افسوس ہو رہا ہے. بے فکر رہ، تیری پوری شادی ہی کرائیں گے. میں نے تو پہلے ہی عاطف سے کہہ دیا ہے کہ منگنی بھی نہیں، ڈائریکٹ شادی کروں گی. بڑی بے شرم ہے تو، یہ بھی بول دیا. ایمان تو بس اس کی باتیں سن سن کے حیران ہوتی. عائش کی بہنیں نکاح کا شرارہ بہت خوبصورت لائی تھی. زیور بھی بہت خوبصورت انڈین سٹائل کا تھا، جس میں ٹیکا جھومر سب شامل تھا. ایمان کی امی تو چاہ رہی تھی کہ نکاح کا اتنا بھاری سوٹ نہ ہوتا، بس ہلکے سے کام کی شلوار قمیض ہوتی، نہ ہی جیولری اتنی زیادہ ہوتی. لیکن جب اس کے سسرال والے یہ چاہ رہے تھے تو انہیں بھی مجبوراً ایمان کو ویسے ہی تیار کروانا پڑا. وہ شہر کے ایک مشہور بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آئی. بلڈ ریڈ کلر کے خوبصورت شرارہ سوٹ اور حسین جیولری اس پہ غضب کا روپ چڑھا رہے تھے. شاید یہ اس کے اندر کی معصومیت، سادگی اور شرافت تھی جو اس روز اس کے چہرے پہ نور کی طرح برس رہی تھی. وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس پہ سے نگاہ ہٹانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. آج تک نا یہ جملہ میں نے پڑھا ہی تھا کہ اس پر سے نگاہ ہٹانے کو دل نہیں چاہ رہا. آج بلا مبالغہ ایمان پر سے نگاہ ہٹانے کو دل نہیں چاہ رہا. آپی نے محبت سے اس کی پیشانی چوم لی. واقعی ایمان دلہنیں زیادہ تر اچھی لگتی ہیں، لیکن اتنی حسین اور معصوم دلہن میں نے بھی آج تک نہیں دیکھی. فوزیہ نے بھی کھلے دل سے اس کی تعریف کی. وہ بس مسکرا کے شرما کے رہ گئی. نکاح کے کاغذات پہ دستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ کے. یا اللہ، میں نے ہمیشہ تجھ پہ بھروسہ کیا ہے، عائش میرے لیے بہت اچھے ساتھی ثابت ہوں. اس کے کانوں میں فوزیہ کی آواز گونج رہی تھی. ایمان میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی عائش بھائی اس قدر اسمارٹ اور ڈیشنگ پرسنالٹی کے مالک ہوں گے. تو واقعی بہت لکی ہے. لیکن ہائے کیا ظلم ہو رہا ہے تم دونوں پہ کہ دونوں عارضی طور پر ایک ہو کے بچھڑ جاؤ گے. ویسے میں اور آپ ہی کوشش کریں گے کہ تم دونوں کی 5 منٹ کی ملاقات کرا دیں. اور پھر نکاح کے بعد اسے عائش کے برابر میں لا کر بٹھا دیا گیا. تصویروں اور مووی کا سیشن شروع ہوا. وہ تو خیر نگاہیں جھکا کے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اسے اپنے چہرے پہ کسی کی گرم نگاہوں کی حدت محسوس ہو رہی تھی. اور پھر فوزیہ الگ بولے جا رہی تھی. عائش بھائی یہ فاؤل ہے، کچھ محفل کا ہی خیال کریں. آپ تو بلا کسی جھجک کے ہماری مان کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے ہیں. فاؤل کی کیا بات ہوئی؟ میرا حق ہے میں اپنی دلہن کو سب کے سامنے دیکھوں یا تنہائی میں. حق کی بات نہیں، آپ سارے استحقاق رکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں رکھتے. وہ تو ہم آپ پہ ترس کھاتے ہوئے 5-10 منٹ کی ملاقات کرا دیں گے، جس کا معاوضہ فی سیکنڈ $100 ہے. آپ سے تو ڈالر ہی مانگوں گی، وہ سرگوشی کے انداز میں بولی. میرا استحقاق کیسے نہیں ایمان پر؟ مجھے 5-10 منٹ کی ملاقات کی بھی ضرورت نہیں ہے. او ہو، آپ تو ناراض ہو گئے میری چھیڑ چھاڑ سے. نہیں ناراض نہیں ہوا، بلکہ میں پہلے ہی ابھی کچھ اور سوچ رہا تھا. تمہاری باتوں نے میرے فیصلے کو پختہ کر دیا ہے. کیسا فیصلہ؟ ایمان کے بھی کان کھڑے ہو گئے. دل ایک دم دھک سے رہ گیا. کہیں یہ کسی بات سے ناراض ہو کے کوئی الٹا سیدھا فیصلہ تو نہیں کرنے لگے. اس کے بعد جتنی دیر وہ لوگ بیٹھے رہے ایمان پریشان ہی رہی. 12 بجے کے قریب زیادہ تر مہمان چلے گئے. عائش کی بہنیں آ کر اسے پیار کرنے لگیں. اچھا بھائی ایمان، ہم جا رہے ہیں. بہت حسین لگ رہی ہو، اپنی نظر اتروا لینا. چلیں عائش، کافی دیر ہو گئی، عائش کی سب سے بڑی والی بہن نے کہا. عائش کھڑے ہو گئے. ایک فوٹوگراف کھڑے ہو کر بھی ہو جائے. فوزیہ کیمرہ لے آئی. آپی نے ایمان کو بھی کھڑا کر دیا. دونوں کا ایک اور یادگار پوز محفوظ کر دیا گیا. چلیے آپا، عائش نے کہا، اور ایمان بھی میرے ساتھ جائیں گی. انہوں نے مضبوطی سے ایمان کا ہاتھ تھام دیا اور اس کے گھر والوں کے سر پہ دھماکہ کر دیا. کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. نکاح کے بعد آزادانہ میل جول کو پسند نہیں کیا جاتا. یہ کافی نہیں کہ تم دونوں کو ایک ساتھ بٹھا کے تصویریں، مووی وغیرہ بنوا لی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے بیٹے کہ یہ امریکہ نہیں. ایمان کی خالہ یعنی فوزیہ کی امی نے بھی بہت طنزیہ کہا. تو خالہ، میں کون سا غیر اسلامی یا غیر شرعی بات کر رہا ہوں؟ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت نکاح کی ہے. اب یہ میری منقوہ ہے، میں اس پہ پورا حق رکھتا ہوں. میں تنہائی میں نہیں بلکہ آپ سب کے سامنے ہمیشہ کے لیے اسے رخصت کر کے لے جا رہا ہوں. ایمان کو لگا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو کے گر جائے گی. یہ عائش کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی وہ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہ تھی. یا اللہ، گھر والے ان کی بات پہ بالکل رضامند نہ ہو. اس نے غیر ارادی طور پہ عائش کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تو انہوں نے ایک جھٹکا دے کر اسے اور مضبوطی سے پکڑ لیا. اگر عائش ابھی رخصتی چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ابھی ہنسی خوشی رخصتی کر دیتے ہیں. آپ بھی اپنی بیٹی کے فرض سے مکمل سبکدوش ہو جائیں. اس میں بحث مباحثے کی کیا ضرورت؟ عائش کی بڑی بہن نے بات سنبھالی. جی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا.
हमारे ज़्यादातर मेहमान जा चुके हैं। सबको पता था आसिफ ने कहा था इस तरफ चुप चुप आते रुखसती कर देने से लोग शक की निगाह से देखेंगे। हमें अपनी इज्जत और ख़ास तौर पर ईमान की इज्जत बहुत प्यारी है। अगर आपको रुखसती करनी थी तो सबके सामने बोलती। सुफियान भाई गुस्से में ज़रा तेज़ आवाज़ में बोले, आप लोगों ने तो इसको खामखा का इशू बना लिया है। आप तो पढ़े लिखे समझदार शख्स हैं, ठंडे दिल से गौर करें, इसमें कौन सी गैर शरई बात है। सब इस्लाम के मुताबिक हो रहा है, लेकिन कुछ मुआशरती पाबंदियाँ और रस्म व रिवाज भी होते हैं, हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह कि हम अभी रुखसती नहीं चाहते। चलो फौजिया, ईमान को अंदर कमरे में लेके जाओ। फौजिया की अम्मी ने बहुत अकड़ के कहा तो आयश को भी गुस्सा आ गया। ठीक है, मैं ईमान को लेके जा रहा हूँ। आप लोगों को अगर मुझ पर केस करना है तो कोर्ट पहुँच जाए, इससे पहले कोई बात समझ सकता। आयश नहायत तेजी से ईमान का हाथ थाम के वहाँ से चल दिया। अम्मी, ईमान ने गर्दन मोड़ के बेबसी से माँ को पुकारा। अरे जाओ सुफियान, दानी को रोको, उसे पकड़ो। खाला ने शोर मचा दिया। ईमान की अम्मी फूट फूट के रो दी। सुफियान वगैरह अपनी जगह पर ही खड़े रहे। इतना तो वो भी समझते थे कि आयश अपनी जगह हक पे है, उसके पीछे भागना बेवकूफ़ी है। वो अपनी बीवी को ले जा रहा था, किसी गैर लड़की को भगा के नहीं। आयश ने उसे अपनी ब्लैक मिस्टुबिशी की फ्रंट सीट पे धक्का देने के अंदाज में बिठाया और खुद तेज़ी से घूमकर ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। गाड़ी इंतहाई तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाई। ईमान बेचारी तो सही से बैठ न सकी, दरवाज़ा भी उन्होंने ठा से बंद कर दिया। मेरा शरारा, उसकी मिनमिनाती हुई सी आवाज़ निकली। उसे खौफ था कहीं शरारा गाड़ी के टायर में ना आ जाए। क्या हुआ शरारे को? बाहर लटक रहा है। आयश ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए दूसरे हाथ से उसके करीब झुके हुए दरवाज़ा खोला। उसके इतने करीब होने से कूल वाटर की मदहोश कुन महक ईमान की सांसों में बस गई। वो झिझक के थोड़ा पीछे हुई और शरारा अंदर किया। हालांकि वो खुद भी दरवाज़ा खोल के शरारा खींच सकती थी, लेकिन इस वक्त उसका जहन बिल्कुल मुंजमद हो चुका था। अचानक उसे ध्यान आया कि खुद भी तो आयश के इस इकदाम पे एहतजाज कर सकती थी, पता नहीं क्यों नहीं किया। इतने मज़े से आके गाड़ी में बैठ गई जैसे वो बरज़ा और रग़बत रुखसत होके जा रही है। मैं घर जाऊंगी, उसने अपनी आवाज़ को मजबूत बना के कहा। कल सुबह चली जाइएगा, सारी दुल्हनें दूसरे रोज़ सुबह अपने मैके जाती हैं। आयश ने मुस्कुराहट लबों पर दबाते हुए मायने खेज़ अंदाज में कहा। शर्म से उसके हाथों में पसीना फूट पड़ा, लेकिन उसने सोचा यही वक्त है उसे सारी शर्म बालाए ताक रख कर बोलना है। मुझे आपका ये इकदाम बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम मशरकी लड़कियां वालिदैन की मर्जी और रजामंदी से रुखसत होती हैं। मुझे हैरत हो रही है, आखिर हर कोई इस इकदाम को नापसंद क्यों कर रहा है। मैंने अगर ज़रा भी गैर शरई या गैर इस्लामी हरकत की हो तो मैं अपनी गर्दन कटवाने को तैयार हूँ। मैं अभी भी 20-25 लोगों के सामने तुम्हें लेकर आया हूँ। 20-25 लोगों के सामने ज़रूर लाए, लेकिन मेरे बुजुर्गों की रजामंदी से नहीं लाए। तुम्हारे बुजुर्ग अगर सही बात को गलत समझें तो इसमें मेरा क्या कसूर। बहरहाल इसमें मेरी भी बिल्कुल रजामंदी नहीं। आप मुझे वापस छोड़ आए। मुझसे निकाह के वक्त तुम्हारी रजामंदी ली गई थी, अब मुझे पूरा हक हासिल है और अब मुझे मजीद किसी रजामंदी की ज़रूरत नहीं। आयश ने एक एक लफ्ज़ पे जोर देते हुए नहायत मजबूत लहजे में कहा। इसके साथ ही गाड़ी एक खूबसूरत बंगले के गेट पे आ रुकी।